हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं अंकिता। जीके जीएस स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और हम देख रहे हैं बीपीएससी एसटेट और बीपीएससी ये टीआरई 3 जो कल पेपर है इसका। तो इसके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। खैर, अब समय नहीं रहा इसको देखने को, लेकिन एक बार अगर आप देख लेंगे तो अच्छा ही होगा आपके लिए। तो चलिए हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं। और हम आपको बता दें कि ये देखिए पूरा सिलेबस है। पूरा सिलेबस, बुक कौन सी है, सब कुछ आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए बुक है। हल प्रश्न पत्र हैं, बीपीएससी प्रारंभिक पूर्वावलोकन, मतलब जितनी बार पेपर हुआ है सबका इसमें समावेश है। और ये समसामयिकी है, प्रीवियस ईयर के ऑल क्वेश्चंस हैं फ्रेंड। और टॉपिक वाइज हैं, जो जो प्रश्न पूछे गए हैं और जिससे भी रिलेटेड आपके प्रश्न बन सकते हैं इस ईयर, तो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जो भी फ्रेंड हैं तो बीपीएससी एसटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। और जो तैयारी करने वाले हैं टीआरई 3 की, तो उनके लिए भी ये अच्छा ही है। और अगर आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। और मैंने यूथ कंपटीशन की पूरी बुक सॉल्व कर दी है, शिक्षण कला एवं दक्षता की, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और प्लेलिस्ट में अगर नहीं मिल पा रहा है तो हम इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड चलिए एक बार फिर से आप सभी का हृदय से अभिनंदन है आज की क्लास में। और आप देखिए, एंजॉय कीजिए। और समझ में आए तो भी और नहीं आए तो भी आप अपना कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइए कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। कुछ कमी लग रही है तो बताइए। और चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ आपसे हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और करवा भी दीजिए। जो आपके भाई बहन जो भी हैं मित्र, तो जो भी पढ़ाई कर रहे हैं सभी से चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, और टॉपिक है भारत का इतिहास। ठीक है, और आप देख भी रहे हैं किस ईयर ये आया है क्वेश्चन। देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास टॉपिक है और इसी से संबंधित सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हुए अंजीरा से, दब्ब सदात से, किली गुल मोहम्मद से या मेहरगढ़ से। ठीक है, तो प्राचीनतम साक्ष्य आपको कृषि के कहाँ मिले और पशुपालन के? मेहरगढ़ से। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। और एक बात और बताना चाहती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए कि ये ऑल परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट जीके है। ठीक है, ये मत सोचिएगा किसी एक परीक्षा के लिए है, नहीं, जहाँ भी आपका जीके जीएस पूछा जाता है सभी के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो देखिए, तो आप जान लिए कि मेहरगढ़ में पशुपालन और कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और किस समय मिले थे? तो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य। ठीक है, तो जब साक्ष्य मिले तो ऐसा माना जाने लगा कि हाँ, जो है यहाँ पे मानव के बसाव का क्षेत्र रहा होगा, ऐसा लोग अनुमान लगाने लगे। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, जितना ज़रूरी है बस उतना जानिए। और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, या बुक है तो बुक से पढ़िए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है? पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग या फिर लौह पाषाण युग या लौह युग। ठीक है, तो ताम्र पाषाण युग को क्या कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग। याद रखना, कैल्कोलिथिक युग किसको? तो ताम्र पाषाण युग। और ताम्र पाषाण युग का मतलब ये, यहाँ पे तांबे के औजार और पत्थर से बने उपकरण देखने को मिलते थे। और प्रायः ताम्र पाषाणिक इन्हें संस्कृतियों से जोड़ा जाता है, ऐसा नाम दिया गया कैल्कोलिथी। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? लाल, नीला, हरा, पांडु या फिर नीला। तो लाल रंग का मिलता था ना, लाल रंग का बर्तन होता था। ऐसे मान लीजिए ये आपका मग वगैरह है और यहाँ पे ऐसे लाल रंग से इसको कलर कर दिया जाता था या पेंटिंग वगैरह कर दी जाती थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। तो फ्रेंड, सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है,
और आद्य ऐतिहासिक काल का समय अगर आपसे पूछा जाए तो क्या रहा है, तो भारतीय इतिहास में 2500 से 600 बीसी तक का कालखंड जो है आद्य ऐतिहासिक माना जाता है, और इसे ही क्या मानते हैं, सिंधु सभ्यता का ऐतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल, जो भी आप कह सकते हैं। तो इसका समय 2500 याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि ज़्यादा लंबी क्लास होती है। भाई लंबी तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बीपीएससी एस्टेट का भी आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। हो सकता है अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही हो जाए, ठीक है। क्योंकि आपने देखा जिस तरह बीपीएससी टीआरई का डेट आया है, तो उसी तरह उसका भी डेट ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी रेगुलर कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बतानी है। पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। तो फ्रेंड पक्की ईंट से बनी इमारत, ठीक है। ज़्यादातर पक्की ईंट से बने घर पाए जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता या आद्य ऐतिहासिक काल में, ठीक है। और पूछा ऐसा भी प्रश्न बनता है ना कि किसके बने घर पाए जाते थे, लकड़ी के, ईंटों के, पत्थर के। तो याद रखना पक्की ईंट से बनी इमारत या घर देखने को मिलते थे। और एक चीज़ और, मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इसकी सतह पक्की ईंटों की है, जिसमें जिप्सम और मोटार द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि स्नानागार, तो आपको पता ही होगा कि कहाँ पर था, मोहनजोदाड़ो में था। अगर पूछ ले वो स्नानागार किस चीज़ का बना था, तो फ्रेंड वह भी जो है पक्की ईंटों का था। और किससे जोड़ा गया था, तो जिप्सम और मोटार। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, स्नान होना चाहिए ना, और नागपट्टनम। बताइए क्या है? तो हड़प्पा का बंदरगाह फ्रेंड लोथल है, ऑप्शन बी। और ये पड़ता कहाँ है लोथल? तो लोथल आपका अहमदाबाद जिले के भगवा नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? लोथल, डाबरकोट, कालीबंगा या फिर राखीगढ़। तो निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है फ्रेंड? तो लोथल, ठीक है। देखा आपने अभी ऊपर वाले प्रश्न में कि किस नदी के किनारे पर है लोथल, तो भगवा नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो धौलवीरा, बनावली, कालीबंगा या फिर लोथल। तो किससे प्राप्त हुआ है फ्रेंड? तो याद रखेंगे बनावली से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अभी तो हम हिस्ट्री का देख रहे हैं ना, ये मत सोचिएगा केवल हिस्ट्री ही है, ऑल टॉपिक है इसमें। हाँ, तो ये देख के मत भाग जाइएगा आप, क्योंकि हम एक एक चैप्टर कवर कर रहे हैं ना। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगा, धौलवीरा, मोहनजोदड़ो या फिर लोथल। तो किस पे मिले हैं फ्रेंड? जुते हुए खेतों के साक्ष्य कालीबंगा में। और यहाँ पे एक चीज़ और मिली है, चूड़ियाँ भी मिली हैं, ठीक है। तो देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में खंबात की खाड़ी के निकट लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के किनारे कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात से धौलवीरा से हड़प्पा लिपि के आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में बनावली से पक्की मिट्टी से बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है, ठीक है। हल मतलब वो जो जिससे पहले जुताई किया जाता था, तो इसको याद रखेंगे। तो हल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बनावली, सॉरी, कालीबंगा से नहीं, मतलब जुते हुए खेत के साक्ष्य आपको कहाँ से मिले, निशान कहाँ से मिले? तो कालीबंगा से। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि हल
हल की प्रतिकृति कहाँ पे मिली है? तो ये बनावली से मिली है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, या एम ए बत्स या फिर बी ए स्मिथ? तो बी ए स्मिथ नहीं थे फ्रेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बोगस कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई है। उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो बोगज कोई का महत्व है फ्रेंड, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या परुष्णी? तो याद रखेंगे परुष्णी नदी। और ये परुष्णी नदी के किनारे 10 राजाओं का युद्ध देखने को मिला या यहाँ पे लड़ा गया था, जिसमें भारतों के राजा सुदाश ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। और इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दुहु, यदु, पुरु, तुवर्षु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था। और जिनके पुरोहित कौन थे? तो विश्वामित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? 7वां, 8वां, 9वां या फिर 10वां? तो सोम को समर्पित है फ्रेंड 9वां मंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और 9वें मंडल में अगर पूछा जाए कितने मंत्र हैं? तो 114 मंत्र हैं। और 10वें मंडल में क्या मिलता है आपको? 9वें में तो सोम का वर्णन है, और 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। और ये 4 वर्ण कौन है? तो शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, यही तो हैं चारों वर्ण। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ऋग वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी एवं स्वर्ग, पौधों एवं जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम और इस पेय का नामांकृत देवता। तो 9वां मंडल अभी हम देख के आ रहे हैं, तो सोम और इस पेय नामांकृत देवता है। ठीक है, 9वां मंडल। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद, भागवत गीता, ऋग्वेद या यजुर्वेद? तो ऋग्वेद में मिलता है। और इसके रचनाकार अगर पूछा जाए तो गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं। और इस मंडल के यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। अगर गायत्री मंत्र कहाँ पे वर्णित है? तो ये तो आपने जाना कि ऋग्वेद में। और इसके रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र हैं। अगर पूछा जाए गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में वर्णित है? तो 3। वेरी वेरी IMP। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय दर्शन के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? योग, न्याय, सांख्य, वैशेषिक? तो निम्न में से किस भारतीय दर्शन के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया फ्रेंड? तो वैशेषिक। और वैशेषिक के प्रवर्तक कौन है? तो महर्षि कणाद हैं इसके प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडाग्राम, पाटिलपुत्र, मगध या फिर वैशाली? तो कुंडाग्राम में। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, जन्म इनका कुंडग्राम या कुंडलपुर, वैशाली के निकट 599 ईस्वी पूर्व हुआ था। माता का नाम त्रिशला था। वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी इनकी माता। ठीक है, अच्छा ये प्रश्न बनता है कि महावीर की जो माता थी किस गण से बिलोंग करती हैं, किस गण की थी? तो याद रखना लिच्छवी गणराज्य। ठीक है, अगर बहन पूछा जाए तो चेटक की थी। नेक्स्ट, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? राजगीर, सांची, पावापुरी, समस्तीपुर? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जन्म तो कुंडग्राम में हुआ, मृत्यु कहाँ पे हुई? ठीक है, पावापुरी में। कितने वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी? तो लगभग 72 वर्ष। और ये पावापुरी है कहाँ?
तो राजगृह के समीप जहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, तो राजगृह गृह के समीप पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने शरीर को त्यागा था। और अगर ईस्वी पूछ ले तो 527। अगला क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली, यशुद, विपिन या प्रभास? तो जमाली था फ्रेंड। अच्छा, ये भी पूछा जाता है किस वंश से बिलोंग करते हैं? तो ये क्षत्रिय वंश से बिलोंग करते हैं। और सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था इनका जन्म। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा और उन्हें प्रिय दर्शना नामक एक पुत्री को जन्म दिया था या उत्पन्न हुई थी पुत्री। और उसी पुत्री का विवाह किससे किया था इन्होंने? जमाली। तो जमाली इनका क्या था? जमाई था, मतलब दामाद था। और जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया और उनका प्रथम शिष्य भी बना। जमाली ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुतरवाद नामक एक संप्रदाय की शुरुआत की। 11 अन्य प्रधान शिष्य जिन्हें गणधर कहा जाता है निम्न में इस प्रकार थे। तो ये 12 शिष्यों का गुरु था जमाली, ठीक है। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, आर्यवक्त, सुधवर्मन, सुधर्मन, ठीक है, मंडिक पुत्र, मौर्य पुत्र, अकंपित, अचल, मैत्रेय और प्रभास। तो आपको समझ में आया कि जमाली कौन था? तो जमाली जो है इनकी पुत्री थी। सबसे पहले आपने जाना कि इनकी माता का नाम क्या था? तो त्रिशला था। और इनकी माता त्रिशला किस गण से बिलोंग करती थी? तो लिच्छवी गण से ये बिलोंग करती थी। किसकी बहन थी? तो चेटक की बहन थी। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। अगर पूछा जाए इनकी पुत्री का क्या नाम था? तो प्रियदर्शना। और प्रियदर्शना का अगर पति पूछ लिया जाए तो जमाली था। तो पहले ये इनका अनुयायी बन गया, इनका दामाद ही इनका अनुयायी बन गया, ठीक है, मतलब प्रथम शिष्य बना इनका। उसके बाद कुछ दिन तो सब ठीक ठाक रहा, उसके बाद खटर पटर शुरू हुई तो फिर ये विरोध करने लगा और इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय स्टार्ट किया जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बहुरतवाद, ठीक है। और फिर लास्ट में उसके भी 11 शिष्य हुए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व। तो निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र या फिर वैशाली? तो सारनाथ, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। और पाटलिपुत्र में तो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर या फिर कपिलवस्तु? तो महापरिनिर्वाण का मतलब क्या हुआ? इन्होंने अपना शरीर कब छोड़ा, ठीक है। परिनिर्वाण का मतलब शरीर त्यागना या प्राण त्यागना, ठीक है। तो कुशीनगर में। जन्म कहाँ पे हुआ? जन्म तो लुम्बिनी में हुआ और मृत्यु कुशीनगर में। और पहला उपदेश सारनाथ में इन्होंने दिया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन, हिंदू, पारसी, बौद्ध? तो फ्रेंड बौद्ध धर्म की ये पुस्तक है। और ये त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक हैं? तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। पिटक 3 हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक किससे संबंधित है? संघ संबंधित नियम तथा आचार और शिक्षाएं हैं इसमें। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के वचन हैं और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत हैं। नेक्स्ट, तीरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, जैसी सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म या ईसाई धर्म या पूर्व में से कोई नहीं? तो जैन धर्म से, ठीक है। तो जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। ये सब इंपॉर्टेंट है, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ये जैन धर्म के थे। और जैन धर्म में इन्हें 3 रत्न कहा गया, 3 रत्न कहा गया। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में कौन सी बात
बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन या रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो धर्म में मतलब समान नहीं है, तो आत्मदमन, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें समान थी। तो आत्मदमन क्यों नहीं समान था? क्योंकि गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया कलेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष धर्म की प्राप्ति के लिए, या मोक्ष मोक्ष धर्म नहीं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या, शरीर त्याग आवश्यक बताया। ठीक है, तो आत्मदहन, ठीक है, ये आत्मदहन या दमन ये मिलता जुलता नहीं था। आगे देखेंगे। बोध गया में बौद्ध वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तृतीय, चतुर्थ, पंचम या फिर षष्ठम। तो याद रखेंगे, बोध गया में बौद्ध वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो पंचम पीढ़ी का है। कहीं कहीं आपको चतुर्थ भी मिला रहता है, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि अभी हमने हाल ही में एक बुक देखा था, उसमें चतुर्थ भी दिया था। ठीक है, यहाँ पे पांचवी पीढ़ी बताया है। और बोधि वृक्ष क्या है? बोधि वृक्ष का मतलब पीपल की वृक्ष, और इसी वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फिलहाल पंचम पीढ़ी आप याद रखेंगे। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविका ने, थारुओं ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने। तो फ्रेंड, किसने किया है? आजीविकों ने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे आनंद, राहुलो भद्र, मक्ख लिगोशाल या उपाली। तो मक्ख लिगोशाल थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्ख लिगोशाल थे। और ये मक्ख लिगोशाल कौन थे? तो ये भी जो है महावीर के प्रारंभ में शिष्य थे, किंतु बाद में इन्हें भी मतभेद हो गया था। इनके धर्म इन्हें भी अच्छे नहीं लगे, तो मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता को त्याग दिया और आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। और इनका मत नियतवादी भी कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्ण एवं नियंत्रित और संचालित होती है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन, अशोक, बिंबिसार और महापद्म नंद। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे फ्रेंड? उदयन थे। और आइए जानते हैं। तो उदयन जो है, उदयन कौन थे? तो पाटलिपुत्र की स्थापना जान लीजिए, अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने किया था। ठीक है, तो अजातशत्रु किसका बेटा था? तो ये बिंबिसार का बेटा था। ठीक है, तो उदयन अजातशत्रु का बेटा था। और उदयन ने गंगा सोन संगम पर एक किला बनाकर की थी पाटलिपुत्र की स्थापना, और इसे मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। और यह नगर शिशु नागवंश, नंदवंश, मौर्य वंश की भी राजधानी रही है, इसका ध्यान रखना। तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि पाटलिपुत्र किस किस की राजधानी रही है? ठीक है, तो मगध साम्राज्य की तो रही ही है, इसके अलावा किसकी रही? तो शिशुनाग वंश, नंदवंश, मौर्य वंश। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन द्वारा या फिर कनिष्क द्वारा? तो अजात शत्रु का बेटा था उदयन, तो उदयन के द्वारा। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु या उदयन? तो उदयन ने बसाया था। नेक्स्ट देखिए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? वेरी वेरी IMP। तो मौर्य, नंद, गुप्त या फिर लिच्छवी? तो लिच्छवी द्वारा। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या गिरिव्रज या फिर चंपा? तो गिरिव्रज या राजगीर थी, जो भी मिल जाए ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन में रहता है। आगे देखिए। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? मौर्य, हर्यक, नंद या फिर गुप्त? तो फ्रेंड हर्यक वंश। तो देखिए, मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईस्वी पूर्व अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक
बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठ गया और इनकी हत्या के बाद इसके पुत्र उदयन ने कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न ने कर दी थी। तो याद रखना है आपको कि एक कहावत है कि बेटा बाप से ही सीखता है ना, और बेटी माँ से सीखती है। तो अजातशत्रु के पिता कौन थे? बिंबिसार। तो इन्होंने पाट लेने के चक्कर में, राजकाज संभालने के चक्कर में अपने पिता की हत्या कर दी और ये पितृहंता बन गया और राजगद्दी पर बैठ गया, पूरा शासन कब्जा अपने हाथ में ले लिया। फिर इसके भी साथ वही घटना सेम हुई जो इन्होंने अपने पिता के साथ किया था, तो इसके बेटे ने भी वही किया था। तो वो कहते हैं ना, कर्म का फल रखा रहता है आपके लिए, तो इसके साथ भी वही हुआ। तो उदयन इसका बेटा था, किसका? अजातशत्रु का। इन्होंने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स, बी स्मिथ, आर के मुखर्जी या DR भंडारकर? तो विलियम जोन्स ने की। ठीक है, तो विलियम जोन्स ऐसे पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की, और एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया, जबकि जस्टिन सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का भी उल्लेख किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ए कनिंघम, A.H. दानी, ब्यूलर या जेम्स प्रिंसेप? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और किस सन में पढ़ा था? तो ये भी देखेंगे। तो सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के लेखों का उच्चारण किसने किया था? तो इन्होंने ही किया था, किंतु उन्होंने लेखों में देवनापिये की पहचान सिंघल के राजा तिस्स से कर डाली थी। तो पहले तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ठीक है, और फिर अशोक के लेखों द्वारा पहचान किया गया ब्राह्मी लिपि में। लेकिन इन्होंने क्या किया, अशोक ने क्या किया, इन्होंने देवनापिये की पहचान सिंघल के राजा तिस्स से कर डाली थी। ठीक है, और कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंघली अनुश्रुतियों दीपवंश महावंश यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त हुई। अंततः वर्ष 1915 में मास्की कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक नाम पढ़ा गया। ठीक है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाएंगे क्योंकि पढ़ा तो दोनों ने था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र या फिर ऋग्वेद, पुराण, इंडिका? तो इंडिका है फ्रेंड। और पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसके समकालीन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन का शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निर्याकश, आने, सिक्रियस, ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप मेन याद कर लीजिए। ठीक है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था, क्योंकि पढ़िए उतना जितना याद रहे, नहीं तो फिर ढेर सारा जान लेंगे तो फिर वो स्किप हो जाता है। इंडिका का लेखक कौन था? विष्णुगुप्त, मेगास्थनीज, डायमेटस या प्लिनी? तो फ्रेंड मेगास्थनीज था। नेक्स्ट देखिए, और मेगास्थनीज क्या बनकर आया था? ठीक है, ये दूत बनकर आया था। किसका दूत? तो सेलुकस का दूत बनकर आया था। ठीक है, मेगास्थनीज दूत था किसका? सेलुकस का। सेलुकस निकेटर इनका पूरा नाम है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, एक तो ये दूत बनकर आया था और किसके राज्य में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में भेजा गया एक यूनान से था। और क्या बनकर आया था? तो दूत बनकर आया था। और इसके पूर्व वह अराकोशिया क्षत्रप के दरबार में सेलुकस राजदूत बनकर रहा था। तो फिर ठीक है, अगर आपने जो काम किया है, आपके काम से अगर कहीं जाएंगे आप तो बताएंगे ये काम किया है, लोग प्रभावित होंगे, इफेक्टिव होंगे, तो फिर आपको आगे भी मौका मिलेगा। तो इसके साथ भी वही हुआ। ठीक है, तो सेलुकस पहले भी दूत रहा और उसके बाद भेजा भी गया। तो मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया और वहाँ का शासन, राजकाज सब कुछ देखा, सुना भारत में उन्होंने, और अपने ये सारा जो ब्यौरा है इंडिका पुस्तक में लिपिबद्ध कर दिया, मतलब लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट था जलौक, अवंती वर्मा,
नंदीवर्मन या बृहद्रथ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड बृहद्रथ था। लेकिन अगर प्रश्न पूछ ले कि बृहदत्त की हत्या किसने की थी, तो इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है, बृहदत्त की हत्या किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो बृहदत्त था। क्लियर इतनी बात? आगे देखेंगे। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? जूनागढ़, भितरी, नासिक या फिर सांची? तो याद रखेंगे फ्रेंड जूनागढ़। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल या हुविष्क का? तो फ्रेंड खारवेल का था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और ज़्यादा तेज हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि गला फट सा जाता है और मेरी क्लासेस में बहुत रहती है मेरी तो स्पेशली जो फ्रेंड बीपीएससी एस्टेट पेपर 2 हिंदी की तैयारी कर रहे हो या 1 की तैयारी कर रहे हो हिंदी के लिए, ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट के लिए, तो हमारा चैनल है और इसी में हम सारा लिंक दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा दूसरा भी चैनल है फ्रेंड और उस पर हम एकदम टॉपिक वाइज पूरा सीरियल से कवर किए हैं हिंदी को। तो चाहे आप पेपर 1 या पेपर 2 कोई भी अगर आप देना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, पढ़ना चाहते हैं तो। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन क्या था हमारा? ठीक है, क्वेश्चन हो चुका। अगला देखेंगे। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेघ वाहन वंश से या चेदी वंश से? या सातवाहन वंश से, रठ भोजक वंश से या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक? तो याद रखेंगे कोई नहीं, क्योंकि कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश पड़ गया। और इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन हुआ? तो खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हम्पी गुफा का अभिलेख है। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, कनिष्क या फिर समुद्रगुप्त? तो नेपोलियन समुद्रगुप्त को, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर स्कंदगुप्त या रामगुप्त? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्कंदगुप्त ने, ठीक है, जिन्होंने हूणों को पराजित कर दिया था और बुरी तरह, बहुत अच्छे ढंग से मतलब पराजित किया और खुद जो है वो इस हूण आक्रमण का नेता खुसनेवाज था। ठीक है, और मतलब जब पराजित कर दिया तो खुद वो नेता बन ही जाएगा। और यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से गुप्त साम्राज्य की पतन की गति तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हूणों ने फिर से कब्जा कर लिया था। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत भूमि कहा जाता है? बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित, घनी जंगली वाली भूमि, जोती हुई भूमि, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? और ये 2016 का प्रश्न है। तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत भूमि कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम। तो आज हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं फ्रेंड। चीनी यात्री शुंग युन ने भारत की यात्रा की थी 515 से 520, 525 से 529, 545 से 552, 552 से 557। तो 515 से 520। ठीक है, आगे देखेंगे। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? फायान, हुएनसांग, इत्सिंग या फिर तारानाथ? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में किसने यात्रा की थी? हुएनसांग ने। और हुएनसांग की ने एक पुस्तक भी लिखा था CU की। ठीक है, तो इनकी एक पुस्तक भी है। चलिए, अच्छा हम देख ही लेते हैं पूरा डिटेल। तो हर्षवर्धन के समय की सर्व प्रमुख घटना चीनी यात्री हुएनसांग के भारत आगमन की है और उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध अध्ययन को करने की थी, और जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। और इस उद्देश्य की
पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारत वर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया और अपनी यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ को क्या कहा जाता है, सीयू की। तो आपसे पूछा जाता है कि ह्वेनसांग भारत किसके शासनकाल में आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और ये भारत में क्या देखने आया था, तो ये बौद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में जानना चाहता था। ठीक है, तो वहाँ आया और रहा और विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया, देखा भी वहाँ का रहन सहन सब कुछ, और ये सब देख के फिर उन्होंने इन सबको लिपिबद्ध कर दिया अपनी पुस्तक, कौन सी, सीयू की में। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है, अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण या राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी। अगर पूछा जाए कल्हड़ कहाँ के रचनाकार थे या कवि थे, तो ये कश्मीरी कवि थे फ्रेंड। तो कश्मीरी इतिहास इन्होंने लिखा था राजतरंगिणी में। और इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने जयसिंह के शासनकाल में पूर्ण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, तो एक तो ये कश्मीरी थे, लेकिन अगर पूछा जाए किसके शासनकाल में थे, तो राजा जयसिंह के शासनकाल में थे। ठीक है, और आपसे पूछा ही जाता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी है, तो चाणक्य की है या कौटिल्य दिया रहेगा। आगे चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था, बंगाल, बिहार, गुजरात या फिर तमिलनाडु। तो ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था फ्रेंड, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बिहार। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और ज़रूर अपने फ्रेंड, स्टडी ग्रुप, रिलेशन, जहाँ भी आप पढ़ने वाले लोग हैं वहाँ पे शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।